हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके एमबीए सेकंड सेम का एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट। तो आज हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे पहले तो सिलेबस की, एंड आज से हम लोग अपना स्टार्ट भी कर देंगे पढ़ना। तो कॉमर्स एकेडमी आप लोगों के लिए ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करता है। करेक्ट। तो जिनको ऑफलाइन आना है आप ऑफलाइन सेंटर पर भी आकर क्लासेस कर सकते हो। गोंदिया में एनएमडी कॉलेज रोड के पास साई रोजगार जेरोक्स के ऊपर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। और ऑनलाइन अगर किसी को क्लासेस प्रीफर करनी है तो ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो आप लोग। कॉमर्स एकेडमी का प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, आप कॉमर्स एकेडमी गोंदिया ये प्ले स्टोर पे सर्च करना। आपको यहाँ पर एम बी ए सेकेंड सेम की आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, जो डेली हम लोगों की लाइव क्लासेस चलेगी। तो ये लाइव क्लासेस एज वेल एज इनकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को डेली बेसिस पर एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएंगे। करेक्ट। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। पहले इस सब्जेक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और क्या इस कोर्स का ऑब्जेक्ट है, मतलब क्यों आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट आया, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को पहले क्लियरिफाई कर दूँ। ठीक। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो, ये जो सब्जेक्ट है ये दो अलग अलग टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल, मतलब आपको एमबीए कर रहे हो और स्पेशली आप लोगों को फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है, मतलब पैसे कहाँ से रेज करते हैं, मतलब कहाँ से पैसे लाते हैं, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन होता है, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फंड एज वेल एज आप इसको प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड भी बोल सकते हो कि पैसे कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, मतलब कि फाइनेंस के अंदर हमारा मेनली काम क्या होता है, फंड का अरेंजमेंट करना। हम पैसों का क्या करते हैं, एक तो अरेंजमेंट करते हैं और अरेंजमेंट करने के साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन भी देखते हैं कि उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होना चाहिए। फाइनेंस के दो मेन फंक्शन या फिर दो मेन पर्पस है, पैसे अरेंज करके लाना और उस पैसों का सही तरीके से बिजनेस के अंदर क्या करना, इस्तेमाल करना। करेक्ट। तो पैसे अरेंज करने के लिए आप लोगों को खर्चे भी करने पड़ते हैं, एवरी पैसे अरेंज नहीं होते। अगर आप उधारी पैसे किसी से अरेंज करते हो, मीन्स अगर किसी से बोरोविंग या फिर किसी से लोन वगैरह लेकर आते हो, तो फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। करेक्ट। और अगर आप लोगों ने किसी से मतलब किसी को कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, मतलब कि कंपनी के ओनरशिप राइट्स अगर किसी को दिए, तो उसको भी बदले में डिविडेंड वगैरह देना पड़ता है प्रॉफिट में से निकाल कर। तो फाइनेंशियल जो सिस्टम्स है हमारा, ये ओवरऑल हमारे मनी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करेगा। ठीक है। तो व्हाट इज फाइनेंस, तो अरेंजमेंट एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ मनी और द फंड। अच्छा, बात करूं अगर मैं मैनेजमेंट की, इसकी अगर बात करें हम दूसरे टर्म मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट ये जो टर्म है ये क्या बताता है, मैनेज करना। मैनेजमेंट क्या सिखाता है, मैनेज करना। मैनेज किसको करेंगे हम, तो फंड्स को मैनेज करेंगे। ठीक है। हम किसको मैनेज करेंगे, फंड को मैनेज करेंगे। राइट। हम फंड को मैनेज करने की काम करेंगे। और फंड को मैनेज कैसे करना है, मतलब फंड कहाँ से आएगा, इसके लिए प्लानिंग करना है। ठीक है। उसके लिए फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, मतलब कि कौन से रिसोर्सेज से, कौन से फॉर्म से हमको पैसे लाना है। एंड उसके बाद जो हमने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की चीज़ों, उसको प्रॉपर क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा चीज़ों को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का मेनली और कोरली जो फोकस है वो कहाँ है, आप लोगों को कंपनी के अंदर जो फंड से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर आपका मेन फोकस रहने वाला है। करेक्ट। तो जिसमें सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। ठीक है। अगर मैं डिटेल कोर्स की अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो मेन आप लोगों को कभी भी फंड रेस करने के लिए, अगर आप फ्यूचर में मैनेजर बनते हो, फंड मैनेजर बनते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कौन कौन से रिसोर्सेज से पैसे अरेंज कर सकता है, और जो भी रिसोर्सेज से कंपनी पैसे अरेंज करना, उसके पीछे उसको कितनी लागत, मतलब कि कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको स्पेसिफिकली कॉस्ट पता नहीं चलेंगी, आप क्या नहीं कर सकते, आप तब तक के बिजनेस के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको आपकी कॉस्ट का आइडिया होना जरूरी है। उसके अलावा आपको अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और वो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, लिवरेज चैप्टर के अंदर। तो हम लोग लिवरेज चैप्टर की जब बात करेंगे तो वहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम अपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट का किस तरीके से एनालाइज करें, हम लोग इसका एनालिसिस सीखने वाले हैं।
उसके अलावा कैपिटल बजटिंग, अगर हम लंबे समय के लिए कहीं पैसे इन्वेस्ट करने वाले, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, अगर हम लंबे समय के लिए कहीं पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं तो क्या इन्वेस्ट करना फिजिबल है, क्या हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब ये डिसीजंस लेना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना है। एंड बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, बीइंग अ फंड मैनेजर, आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पैसे लगाने हैं, कौन सी जगह पैसे नहीं लगाने, कहाँ से मनी को डाइवेस्ट करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए एक फंड मैनेजर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंड मैनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंड को मैनेज करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो थर्ड मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फंड को मैनेज करना कैपिटल बजटिंग के थ्रू। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल, धंधा को चलाने के लिए आपको क्या क्या पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट्स के अंदर बिजनेस को चलाने के लिए कुछ करंट असेट्स एंड कुछ करंट लाइबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट। एंड उसके बाद कंपनी डिविडेंड जो देती है, क्या कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो डिविडेंड से रिलेटेड हमको डिसीजंस लेते आना चाहिए। तो ये रहा आपका सिलेबस। सो कंप्लीट थॉरोली आपके हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, सिलेबस की। और ये सिलेबस एज पर आरटीएमएनयू, नागपुर यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है आपको सिलेबस। सबसे पहले मॉड्यूल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो मॉड्यूल 1 हम लोग डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, क्या स्टडी करने वाले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, कॉस्ट। और हमारा पहला चैप्टर ही यही रहेगा, मैं शुरुआत आज इसी चैप्टर के साथ करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे चैप्टर की शुरुआत करेंगे डिटेल आज बात कर लेंगे। बस ओवरव्यू इतना समझ लो आप इस चैप्टर का, हम जो भी कैपिटल इशू करते हैं, मतलब कि हम जो भी पैसे फंड कंपनी वाले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उनके पीछे कंपनी को कितनी कॉस्ट बियर करना पड़ता है, आपको ये निकालना सीखना है। अगर मुझे धंधा करना है और धंधे के लिए मुझे अगर फंड की ज़रूरत है, अगर मुझे कोई भी बिजनेस करना है और मुझे ऑब्वियस किसी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे लगेंगे, तो ये पैसे मैं कहीं ना कहीं से लाऊंगा ना, या तो खुद के पैसे लगाऊंगा या तो कहीं से उधार लेकर आऊंगा। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो अपने जेब से पैसे निकालूंगा लगा दूंगा बिजनेस में, ओन कैपिटल। मेरे पास पहला तरीका क्या है, धंधे में खुद का पैसा लगा दो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल। तो मेरे पास पहला रिसोर्सेस क्या है, ओन्ड, मतलब कि खुद का पैसा, ओनर का पैसा। मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है, बोरोवर, मतलब कि उधार लेकर आऊंगा पैसे कहीं से, बोरोवर फंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं खुद का पैसा लगाऊंगा या तो मैं बाहर वाले से उधार लेकर आऊंगा। दो तरीके से मैं धंधे में पैसे लगा सकता हूँ। अच्छा, अगर मैंने खुद के पैसे लगाया, ओन्ड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, तो मैं बिजनेस से क्या टेक आउट करूंगा, प्रॉफिट। मैं अपने बिजनेस से क्या ले जाऊंगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर मैंने बाहर वाले से उधार लेकर आया तो बदले में उसको क्या दूंगा, ब्याज, इंटरेस्ट। तो मैं लेंडर को, बोरोवर को रिवॉर्ड के तौर पे या फिर रिटर्न के तौर पर क्या देने वाला हूं, इंटरेस्ट। और ओनर्स को रिवॉर्ड के तौर पे क्या देने वाले हैं, प्रॉफिट, या उसी को हम लोग डिविडेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है डिविडेंड, जो हम हमारे ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर 5 चीजें सीखना है। कितनी चीजें सीखना है, ओवरऑल 5 चीजें सीखना है। तो पहली चीज हमको सीखना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के बारे में। किसके बारे में सीखना है हमने, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के बारे में सीखना है इस यूनिट के अंदर। दूसरी चीज हमने सीखना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरी चीज हमको सीखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। और चौथी चीज हमने सीखना है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बारे में। ठीक है, ये 4 चीज सीखने के बाद जो 5वीं चीज है, इन सब का कंपोजिट मिलाकर जो एक हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है, या उसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसी को कुछ लोग WACC भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। तो हमको ये 5 चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर क्या करनी है, सीखनी है। क्या क्या सीखनी है बेटा, एक बार बोलिए, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और 5वीं चीज WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 5 चीजें हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। डन। एंड हमारी शुरुआत भी मॉड्यूल 1 से ही आज होने वाली है।
चलिए मैं एक बार आप लोगों को यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 का भी एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मॉड्यूल नंबर 2 में हम लोगों ने क्या सीखना है, अगर हम बात करें मॉड्यूल नंबर 2 की, लिवरेजेस। तो हमारे बिजनेस के अंदर जो अलग अलग लेवल पर प्रॉफिट्स होते हैं, तो हम लोगों ने उस प्रॉफिट का एनालिसिस करना सीखना है। तो हमारे पास वैसे 3 अलग अलग टाइप के लिवरेजेस आएंगे। क्या होगा इन डिटेल हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तो बात करेंगे ही करेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू लेके आप रख लीजिए। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ अलग अलग टाइप के लिवरेजेस निकालने सीखने हैं, लाइक ऑपरेटिंग लिवरेजेस, फाइनेंशियल लिवरेजेस, एंड दोनों का मिलाकर ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कंबाइंड लिवरेज बोलते हैं। तो ये 3 चीजें सीखना है हमने। पहली चीज क्या सीखना है, ऑपरेटिंग लिवरेज। दूसरी चीज क्या सीखना है, फाइनेंशियल लिवरेज। तीसरी चीज क्या सीखना है, कंबाइंड लिवरेज। और फिर इसके बाद जो चौथी चीज सीखना है हमने, वो सीखना है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। हमने ये चौथी चीज सीखना है। एंड जो लास्ट चीज हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना है, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, या इसी को ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं। तो पांचवी चीज हमने ब्रेक इवन एनालिसिस सीखनी है। तो मॉड्यूल 5 के सेकंड के अंदर भी हमने 5 अलग अलग टॉपिक सीखना है, ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में, फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में, कंबाइंड लिवरेज के बारे में, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बारे में, और ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, जहां पर हमारा प्रॉफिट लॉस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, ऐसे एनालिसिस के बारे में भी हमने सीखना है। करेक्ट। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है। फिर मॉड्यूल नंबर 3 पर आएंगे, फिर 5 चीजें सीखना है। सर ये 5 का फिर चलते रहेगा क्या? हाँ बेटा, पूरे आपके इसमें 5 चीजें सीखना ही सीखना है आपने। हर चैप्टर में आपको 5-5 कंटेंट दिए गए। अब इसमें कौन सी 5 चीजें सीखना है? तो इसमें आप लोगों को सीखना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, एंड पीआई। इनको हम लोग साथ में सीखेंगे। ये दोनों को मैं हमेशा सिखाता हूं, साथ में कनेक्ट करके सिखाता हूं। तो हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखना है। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सीखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड दिस इज द वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 16 मार्क का इस पर एक क्वेश्चन जरूर बनाकर पूछता ही है, या तो आईआरआर पर पूछेंगे या तो एनपीवी पर पूछेगा, एक बहुत स्ट्रांग चांस होता है। अच्छा, उसके अलावा पे बैक पीरियड, पीबीपी, पे बैक पीरियड, इसके ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चंस बना सकता है, ठीक है, मिक्स्ड करके। एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एंड जो पीबीपी है वो, तो पीबीपी आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सॉरी आपका पे बैक पीरियड, ठीक है, पे बैक पीरियड। तो हम लोगों को अगेन इसमें 5 चीजें कौन कौन सी सीखनी है? पहली नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरी आईआरआर, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, चौथा पे बैक पीरियड, और पांचवा एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एक पे बैक पीरियड आपका दोबारा आ गया, एक डिस्काउंटेड एक नॉन डिस्काउंटेड, दोनों केस देखने वाले अपन लोग, ठीक है। तो चलिए, तो उसके अलावा अगर हम आगे और बात करें, मॉड्यूल नंबर 4 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसमें हम लोगों को क्या सीखना है? इसमें हम लोगों को वर्किंग साइकिल निकालते आना चाहिए कि हमारे धंधे के अंदर जो पैसों की जरूरत है वो साल भर में कितने बार आने वाला है, वो साइकिल क्या है हमारा बिजनेस का, वर्किंग कैपिटल का साइकिल क्या है, कितने दिनों में हमको पैसों की जरूरत पड़ती है और कितने रुपए की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या सीखना है? वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में सीखना है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखना है? पहले तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो सीखना है, करेक्ट। और वर्किंग कैपिटल को निकालने के 2 अलग अलग अप्रोचेस है, उन अप्रोचेस के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सीखना है, करेक्ट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर ही करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, इससे रिलेटेड मैं डिटेल आपके साथ चर्चा करूंगा। और ये हमको कितना पैसों की जरूरत है हमारे बिजनेस के अंदर, ये रिक्वायरमेंट निकालना हमने सीखना है। जैसे कोई भी बिजनेस तो शुरू कर देता है, लेकिन उसने ये अगर एनालिसिस नहीं किया हुआ है कि धंधे में कितना पैसा लगेगा, तो ऑब्वियस उसका धंधा फेल होना है। क्योंकि आप एक बार में चलो 50 लाख खर्च करके धंधा इस्टेब्लिश कर लिए, लेकिन आपको ये भी तो नॉलेज होना कि उस धंधे को चलाने के लिए रूटीन बेसिस पर जेब में कितना पैसा रहना चाहिए। अगर वही नहीं पता तो आपका धंधा ढंग से चलने वाला नहीं है। फिर वो बोलते हैं ना, धंधा मंदा हो जाएगा अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर आप एक होटल चलाना चाहते हो, ठीक है, आपने 50 लाख रुपए खर्च के इंटीरियर बना लिया, काफ़ी सॉलिड आपने प्लेस बना लिया, लेकिन आपको ये तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर मुझे एक होटल चलाना है तो होटल चलाने के लिए मुझे डेली बेसिस पे कम से कम 2000 लग रहे, 3000 लग रहे, 5000 लग रहे, एज पर यूर रिक्वायरमेंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप सही मायने में धंधा रन कर पाओगे। अगर आपको इसका नॉलेज ही नहीं है तो पक्की बात आप धंधा में क्या होने वाले हो,
फेल होने वाले। तो बिंग अ फंड मैनेजर, बिंग अ फाइनेंस एमबीए स्टूडेंट्स, आप लोगों को धंधे में, व्यापार में कितना फंड, कितना पैसों की जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट आपको निकालना सिखाएगा ये चैप्टर। और कल चल के अगर आप किसी कंपनी में एज अ फ्यूचर आप फंड मैनेजर के रोल में, की रोल में अगर आप कहीं जॉब करते हो, तो वहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपको पूछेगा, बताओ कंपनी ने डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। मतलब डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजंस लेने की भी जिम्मेदारी आपके इन नन्हे से कंधों पर आ जाएंगी आफ्टर एमबीए, अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब करते हो। करेक्ट। तो आप लोगों को सीखना होगा कि हम लोगों ने, मतलब एज अ फंड मैनेजर हमने डिसाइड करना है कि किसी कंपनी के अंदर क्या फंड इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या डिविडेंड बांटना चाहिए, या फिर उसको री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आप लोगों ने क्या सीखना है एज अ फंड मैनेजर, किसी कंपनी के प्रॉफिट को आइदर बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना चाहिए या उसको शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में बांट देना चाहिए। ये डिसीजंस आपको लेने हैं। इसके लिए कुछ अलग अलग टेक्निक्स है, कुछ अलग अलग मॉडल्स है। हम उसके ऊपर वन बाय वन जब चैप्टर के अंदर आएंगे इन डिटेल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। करेक्ट। सो गाइस, ये था आप लोगों का पूरा कंप्लीटली किस चीज के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में। आगे मैं मेन अब आपके कोर सिलेबस के तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, हम कोरली आपके सिलेबस के तरफ बढ़ेंगे। तो आपके साथ अभी तक के हम लोगों ने क्या डिस्कशन कर रखा है, अभी तक के हम लोगों ने आपके साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू कर रखा है जो आरटीएम ने रिकमेंड किया था। नाउ अब मैं बात करूंगा आपके मॉड्यूल नंबर 1 की। ठीक है, तो हम अब आगे की चर्चा काय में करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, मेरी आने वाली जो 2 से 3 क्लासेस रहेंगी, मतलब मैं 2 to 3 जो क्लासेस रहने वाली है, ये पूरी क्लासेस इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी के ऊपर रहने वाली है। मतलब मैं अभी आने एकदम से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर जंप नहीं करूंगा। मैं पहले 1 से 2 से 3 क्लासेस में पहले पूरा इस चैप्टर का आपको क्या बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा, फंडामेंटल्स बताऊंगा। देन इस चैप्टर में हम आगे एंटर करेंगे। एंड बिलीव मी, आप जब इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको लाइक ऐसे फीलिंग आएगी कि यस वी आर, आई एम फंड मैनेजर, और आपको वाकई में फंड मैनेज करने का काफ़ी अच्छा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आपको रेगुलरिटी बेसिस पर कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई और स्टडीज करते रहनी है। हमारी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देखते हुए चलना है। करेक्ट। और जितना आप लोगों को टास्क दिया जाएगा उतना टास्क करना है। तो फिलहाल अभी के लिए टास्क क्या है, बस सिलेबस क्या है, एक बार पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लो। ठीक है, किसको समझ लो अच्छे से, आपके सिलेबस को। देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।